नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने प्रस्तुत हैं हिंदी भाषा का एक और वीडियो लेकर। और इसमें जैसे अभी तक पिछले जो 2 दिन है उसमें आपने केवल व्याख्या 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 पढ़ी है, तो आज हम आपके लिए व्याकरण के प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके लिए थोड़े से इंटरेस्टिंग होंगे। और उन व्याकरण के प्रश्नों में भी पर्यायवाची विलोम शब्द, वर्तनी, संधि विच्छेद और मुहावरे, लोकोक्तियां, इन 4 विषयों से संबंधित जो प्रश्न है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये जो सेशन है ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो। चलिए, सबसे पहले तो आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लूंगी, जस्ट फटाफट देखते हैं इसे। पर्यायवाची विलोम शब्द में निर्देश हमेशा बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपको 4 विकल्प दिए होते हैं, ठीक है ना। आपके लिए हो सकता है नए शब्द हों, लेकिन कभी आपसे पूछा जाता है कि दिए गए शब्दों में से, ठीक है ना, इस शब्द का समानार्थी शब्द ढूंढिए, या इस शब्द का एक पर्यायवाची शब्द है वो कौन सा है। कभी कभी आपको होता है दिए गए शब्दों में से कौन सा इस शब्द का पर्यायवाची नहीं है। वहां पर क्या होता है, 3 पर्यायवाची होते हैं, एक नहीं होता। तो ये जो होना और ना होना, कि कौन सा नहीं है और कौन सा है, ये जो निर्देश दिए गए होते हैं प्रश्नों में, वो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैंने देखे हैं, आंसर की चेक की हैं, प्रीवियस से क्वेश्चंस के भी उन्होंने अपने जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पेपर्स दिए थे, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि अरे ये तो हमें बहुत ईजिली आता था, हमने गलत कर दिया। तो वो सब जो सिली मिस्टेक्स हैं वो नहीं करनी है, ओखली में सर नहीं देना है। ये भी मुहावरा है, इसका अर्थ पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो बहुत गलत बात है, क्योंकि बहुत ही आसान मुहावरा है। चलिए, पहला है, अब ये 4 प्रश्न आपके सामने है, पहले तो फटाफट, ठीक है ना। वैसे तो रिकॉर्डेड है, बट स्टिल आपको अपने एंड पर कोशिश करनी है, सभी उत्तर जो हैं वो खुद से पहले सॉल्व करें। तो निर्देश क्या है, दिए गए शब्दों में से भिन्न अर्थ वाला शब्द छांटना है। अब देखिए, ये वाला प्रश्न मैं यहाँ पर ऐसे क्यों लाती हूँ, जिससे कि आपको पता चले कि अगर एक शब्द है उसके 3 नए पर्यायवाची भी पता चल जाए आपको, जिससे कि आपको आपकी वोकेबलरी यहीं से ही इंप्रूव होती रहे, ये चीज़ है। तो दिए गए शब्दों में से भिन्न अर्थ वाला जो शब्द है वो छांटना है। अर्थात जो गुस्सा है, 3 उसके पर्यायवाची हैं और एक भिन्न शब्द है, वो आपको छांटना है। क्रोध, अमर्ष, अपकर्ष और रोष। जनता में बहुत रोष है, सुना है बहुत, वो गुस्सा ही होता है। क्रोध तो पता ही है, अमर्ष नहीं पता, तो आज एक नया शब्द आपके सामने है, याद कर लीजिए, गुस्से का ही पर्यायवाची। लेकिन अपकर्ष, ठीक है ना, ये किसका, किससे कौन सा नया शब्द आपको याद आ रहा है इससे? उत्कर्ष, अपकर्ष, याद है ना। जैसे उत्थान पतन, वैसे उत्कर्ष अपकर्ष। उत्कर्ष कि जैसे बहुत ही अच्छा, अपकर्ष उतना अच्छा नहीं, वो नेगेटिव में था, लेकिन ये गुस्सा था, तो इसलिए जो भिन्न शब्द है वो आपका अपकर्ष है। फिर है तक्षक। तक्षक, तो इसमें बढ़ई, सूत्रधार, शिलान्यास और विश्वकर्मा। वैसे तो अगर आपको ना भी पता हो तब भी एक बार जब आपने ऑप्शंस पढ़े हैं, बढ़ई किसी व्यक्ति का नाम होता है, सूत्रधार ये भी किसी व्यक्ति के लिए ही होता है, विश्वकर्मा ये भी किसी का नाम है, लेकिन शिलान्यास, शिलान्यास एक क्रिया है, ये किसी का नाम नहीं है, किसी की जाति नहीं है। शिलान्यास करना अर्थात किसी की आधारशिला रखना, किसी चीज को प्रारंभ करने की विधि पूर्ण करना। तो क्या वो तक्षक का पर्यायवाची हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए सही उत्तर वही है आपका। ये जस्ट तरीके बता रही हूं कि कैसे आपको सही उत्तर तक पहुंचना है। अगला है मद। मद का क्या होता है? मदिरा, जैसे नशा उस चीज का, या फिर हम कहते हैं ना, तुम तो अहंकार के मद में चूर हो चुके हो। तो कभी कभी जैसे हमारा अहंकार या हमारा गर्व भी जो है वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जैसे तुम्हें तो अत्यधिक गर्व है, इतना भी गर्व नहीं होना चाहिए, कोई पहाड़ नहीं तोड़ लिया तुमने। तो इसलिए जो गर्व, मद्य और नशा, मद्य और नशा तो आई गेस इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन गर्व भी मद के उसमें आ जाता है। लेकिन शिथिल, शिथिल का क्या, कि तुम तो बहुत शिथिल पड़ गए, कमजोर पड़ गए या थके हुए, ठीक है ना। जो टूटा हुआ उस प्रकार से होता है, थकान के उसमें, दुख से टूटा हुआ नहीं, शिथिल पड़ जाना बहुत कमजोर पड़ जाना। तो वो चीज है ए ऑप्शन, कि मद का पर्यायवाची जो नहीं है वो है शिथिल। अगला है भाव। भवन, दर, विचार या अभिप्राय। अब जैसे कहते हैं कि भावार्थ, कि इसका भाव क्या निकला, तो वो तो अभिप्राय उससे हो सकता है। फिर हम कहते हैं कि भाई इसके क्या कहते हैं, भाव बढ़ गए हैं, भाव इसकी दरें, कीमत, तो वो भी है विचार। लेकिन भाव का पर्यायवाची भवन नहीं होता है। तो ये चीजें देखने में आपको शब्द लगेंगे कि भाई नए नए हैं, लेकिन अगर आप वैसे ऑप्शंस जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितने आसान प्रश्न भी आते हैं, ठीक है ना। तो वो चीजें, इसलिए डरना नहीं है। तो ये देखिए, 4 आपके पर्यायवाची वाले जो शब्द हैं वो हो गए हैं। फिर विलोम शब्द से संबंधित प्रश्न 5 प्रश्न है, पहले स्वयं से फटाफट ने ट्राई करने की कोशिश कीजिए। संकीर्ण का स्वजाति, स्तब्ध, सहयोगी और समष्टि।
फटाफट ट्राई कीजिए। चलिए, सबसे पहले तो ये है संकीर्ण, इसका विलोम शब्द। संकीर्ण मतलब क्या होता है? जैसे संकीर्ण रास्ता, बहुत संकरा रास्ता, बहुत तंग। तो संकीर्ण का ऑपोजिट क्या होगा? कि जो थोड़ा सा फैला हुआ है। तो संक्षेप तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अच्छा, विस्तार भी नहीं होगा। संक्षेप का विस्तार हो सकता है लेकिन संकीर्ण का नहीं। अच्छा, यहाँ पर कभी कभी गलती क्या हो जाती है, संकीर्ण का विकीर्ण बहुत फेमस है, लेकिन संकीर्ण का बेसिकली विस्तीर्ण जो है वो ज़्यादा अधिक सही उत्तर है। विकीर्ण भी हो सकता है लेकिन विस्तीर्ण, तो इसलिए जो सही विलोम शब्द है संकीर्ण का वो विस्तीर्ण है। फिर स्वजाति। अच्छा, स्वजाति सुनते ही सबसे पहले स्टूडेंट्स के माइंड में बस एक ही आता है, सुजाति। तो उन्हें लगता है कि जो सी ऑप्शन है वो बस उसका नाम बदल के दे दिया गया है, लेकिन स्व का मतलब होता है स्वयं की जाति, स्वजाति। स्वयं की अगर कोई जाति है तो स्वयं का विलोम शब्द क्या होगा? पराया या दूसरा। तो वहां से आपको सही उत्तर मिलेगा। ये समझना क्यों आवश्यक है? क्योंकि अगर आपको शब्द का अर्थ समझ में आ गया ना, उसका उत्तर खोजने में बहुत आसानी होगी। तो स्वजाति, अपनी जाति, और जो अपना, उसका विलोम शब्द क्या होगा? पराया। तो जैसे देश विदेश, उसी प्रकार स्वजाति विजाति, काम खत्म। ये चीज होती है ट्रिक्स, कैसे आप आसानी मतलब ला सकते हैं सही उत्तर तक पहुंचने में। फिर है स्तब्ध। स्तब्ध हो जाना मतलब स्तब्ध रह जाना, हैरान रह जाना। और स्तब्ध का विलोम शब्द क्या होगा? जैसे कि लब्ध, लब्ध नहीं, ये तो लोभी का वो हो जाता है। प्रारब्ध भी नहीं, प्रारब्ध का मतलब होता है किस्मत, तकदीर, कि जो मेरी तकदीर में जो लिखा है या मेरे प्रारब्ध में यही है। लेकिन अनस्तब्ध और अस्तब्ध, तो इसमें जो सही उत्तर है वो है अस्तब्ध, कि मैं अस्तब्ध नहीं हूँ, मतलब मैं हैरान नहीं हूँ। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका थर्ड ऑप्शन। फिर आता है सहयोगी। अच्छा, अब सहयोगी सुनते ही ना सबसे पहले आप ऑप्शंस देखिए एक बार। प्रतियोगी, प्रतिद्वंदी, प्रतिरोधी और प्रतिकूल। चारों मुझे लगता है कि अर्थ में ज़्यादा अंतर नहीं है, सारे बिल्कुल सेम सेम से लग रहे हैं। और परीक्षा में जो सबसे ज़्यादा विकट समस्या उत्पन्न होती है वो यही होती है। ऑप्शंस जो हैं वो इतने ज़्यादा क्लोज दे दिए जाते हैं, स्टूडेंट्स अपना मतलब सर खुजलाता रह जाता है कि अब करें तो करें क्या, कहाँ जाके मतलब कि कहीं पे थोड़ा सा पानी मिल जाए बस। लेकिन सहयोगी यानी कि जो आपका साथ दे, और जो आपका साथ ना दे वो कौन होगा? अब आपको लगेगा प्रतिद्वंदी या प्रतिरोधी, जो आपका दुश्मन हो, मतलब जो आपके ऑपोजिट खड़ा हो, ऐसा नहीं। नो डाउट ये भी सही है कि प्रतिद्वंदी, जैसे हम कहते हैं कि इस खेल में मेरा प्रतिद्वंदी कौन है, लेकिन प्रतियोगी, सहयोगी, प्रतियोगी। प्रतियोगी हम जैसे कहते हैं ना, सारे प्रतियोगी यहाँ आ जाएं जो आपस में, जो एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हैं। तो इसलिए सहयोगी, प्रतियोगी, ये इसका सबसे सही उत्तर है। हाँ, अगर प्रतियोगी ना दिया होता तब प्रतिद्वंदी या प्रतिरोधी में से सही उत्तर एक आ सकता था। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा। समष्टि। समष्टि का मतलब क्या होता है? सम। सम से ही आपको पता चल जाना चाहिए जहाँ पे सारे समान हो या साथ मिलकर रह रहे हो। तो वैसे समष्टि का मतलब होता है सामूहिकता, कि जो ग्रुप बना के जैसे लोग एक साथ रह रहे हों उसे समष्टि कहा जाता है। और इसका जो है ऑपोजिट क्या आएगा? व्यष्टि। जैसे विग्रह होता है व्यष्टि, यहाँ पे अलग अलग वगैरह हो जाए, उस प्रकार से। आगे देखिए, वर्तनी से संबंधित प्रश्न। 4 प्रश्न है। निर्देश क्या है? दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको छांटना है। तो जैसे पहले में तो बिल्कुल ही भिन्न भिन्न शब्द हैं, चांद, अंगना, अंक और आंख। इन चारों में से जिसकी वर्तनी सही है वो आपको चुनना है। फिर बाकी जो 3 प्रश्न हैं उसमें तो वही है कि एक शब्द ही है, उसकी भिन्न भिन्न वर्तियाँ दी हुई हैं, उसमें से आपको जो सही वर्तनी है वो उसका चयन करना है। तो ज़रा पहले प्रयास कीजिएगा इस वीडियो को रोककर सही उत्तर छांटने का। तब तक देखिए, चांद, अब अनुस्वार है यहाँ पर। कैसे होता है जब हम बोलते हैं चांद? ऐसा तो नहीं है ना कि नाक पे बहुत ज़्यादा फोकस पड़े कि चांद, चांद नहीं बोलते हम, चांद बोलते हैं। चांद सीधे यहाँ से ध्वनि निकलती है, कंठ से, और अनुनासिक आएगा इसलिए क्योंकि अनुनासिक एक स्वर है, चांद, इस प्रकार से। तो इसलिए ये तो बिल्कुल गलत है, अशुद्ध वर्तनी है। अच्छा, अंक या अंकित। अब अंक, यहाँ पे हम नाक को टच करते हैं, अंक, तो इसलिए यहाँ पर वो चंद्र बिंदु नहीं आएगा, अंक नहीं बोलते हैं, अंक बोलते हैं।
तो यहाँ पे अनुस्वार आएगा, अनुनासिक नहीं आएगा, तो ये भी गलत है। और आँख, आँख वो भी गले से सीधा निकलता है, तो यहाँ पे अनुनासिक आएगा, मतलब चंद्र बिंदु आएगा, अनुस्वार नहीं आएगा। तो सबसे सही उत्तर क्या है? अंगना। अंगना, ये आंगन की बात नहीं हो रही है। अगर आंगन होता, आंगन में चंद्र बिंदु आता, लेकिन अंगना में नहीं, अंगना में अनुस्वार ही आएगा। तो सही वर्तनी वाला शब्द दूसरा विकल्प है। अगला अब सनिधि, सन्निधि, सन्निधि और सन्निधि, कितने क्लोज ऑप्शंस हैं? छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, अनुस्वार है, लेकिन अनुस्वार में तो आधा म भी हो सकता है, आधा ण भी हो सकता है। तो इसलिए हमें बिल्कुल स्पेसिफिक रहना है कि हमें न पर ही टिकना है। और सन्निधि, तो निधि में फिर दोनों छोटी की मात्रा आएंगी आपकी। तो सही वर्तनी है आपका तीसरा विकल्प। फिर अगला है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण में जैसे पुनरुत्थान, पुनर्जन्म, तो पुनर में हम पुनर पूरा बोल तो देते हैं, लेकिन इसमें पू, न और र, बेसिकली न और र पूरा पूरा नहीं आएगा। पुनर में जो र है वो न के ऊपर आ जाता है। तो पुनर्जागरण में आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल, थर्ड ऑप्शन सॉरी, पुनर्जागरण। और सॉरी, यहाँ पर बोलने में थोड़ी सी गलती हो गई, पुनर्जागरण। अब ये जो पुनर है, जो र है वो न के बाद बोला गया है, तो ये जो ऊपर जो र की मात्रा आती है ये हमेशा उस वर्ण के ऊपर आती है जिससे पहले वो बोला जाए। पुनर्जागरण, तो र के बाद ज बोला गया, ज से पहले र बोला गया, तो ज के ऊपर आएगी। और ज के ऊपर भी अगर कोई मात्रा है, जैसे ज के साथ आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा के ऊपर ये र की ये मात्रा आएगी। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा। और अंतिम शब्द है कर्मनाशा, कर्मनाशा, क्रमनाशा और कर्मनाशा। अब ये क्या है? कर्मनाशा, यानी कि कर्म को नष्ट कर देने वाला। कर्मनाशा कुछ नहीं होगा, नाशा ये वैसे ही कुछ नहीं होगा, कर्मनाशा ये भी कुछ नहीं होगा। कर्मनाशा, कर्म का मतलब जैसे नाश, और नाश करने में कि किसी का नाश कर दिया, उसमें श शलगम वाला आता है, श षटकोण वाला नहीं आता है। तो इसलिए आपका जो सही उत्तर है वो पहला विकल्प है। अगला संधि विच्छेद के प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, फटाफट देख लीजिए। भिन्न शब्द छांटिए। अच्छा, अब यहाँ पे तो खैर संधि विच्छेद है, इसलिए आपको पता चल गया। पेपर में आपको प्रॉपर दिया गया होगा कि संधि के आधार पर आपको भिन्न शब्द छांटना है। तो भिन्न शब्द छांटिए, तो धर्मार्थ, सूक्ति, कदापि और वर्ष ऋतु। तो इन चारों में से भिन्न क्या है? कि जैसे है धर्मार्थ। अब संधि विच्छेद में आपको दो शब्द बेसिकली अलग करने की कोशिश करनी है, वहीं से आपको पता चल जाएगा। धर्मार्थ, धर्म और अर्थ। धर्म कहाँ पे खत्म हुआ? अ पर। अर्थ कहाँ से प्रारंभ हुआ? अ पर। अ और अ मिलकर आ बने, दीर्घ स्वर संधि। सूक्ति, सु जमा उक्ति, स को छोटे उ की मात्रा जमा उक्ति, उ जमा उ बड़ा उ बना, दीर्घ स्वर संधि। कदापि, कदा जमा अपि, कदापि, दीर्घ स्वर संधि। लेकिन वर्ष ऋतु, नाम से ही स्पष्ट है, वर्षा जमा ऋतु। और वर्षा आ पर खत्म हुआ, ऋतु री से स्टार्ट हुआ, और अ और री मिलकर जब अर की ध्वनि निकालते हैं, अर की ध्वनि जहां पर आए वहां पे गुण संधि होती है। और र और अ वगैरह मिलकर अगर केवल र की ध्वनि बनाए तो वो आपकी कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है। लेकिन यहाँ पे वर्ष ऋतु, अर की ध्वनि आ रही है तो गुण संधि है। तो बेसिकली जो आपका सही उत्तर है वो आखिरी विकल्प है, मैंने लिख भी दिया। इन तीनों में दीर्घ संधि, इसमें आपकी गुण संधि। फिर सूर्योर्जा, इसमें कौन सी संधि है? सूर्योर्जा कहने से ही सबसे पहले आपको पता चला सूर्य तो एक शब्द है ही है, ऊर्जा, ऊर्जा नहीं ऊर्जा होता है। तो सूर्य और ऊर्जा, अ और उ मिलकर अगर ओ बन रहे हैं तो ओ की मात्रा, ए और ओ की मात्रा गुण संधि में ही बनती है। सही उत्तर आपका गुण संधि, काम खत्म। तो थोड़ा थोड़ा ये याद रखिए ना, आ ई उ दीर्घ संधि, ए और ओ आपकी गुण संधि, ए या औ वृद्धि संधि, य व या र यण संधि। तो ये जो छोटे छोटे रूल हैं ये आपको 2 सेकंड में संधि क्लियर करवा देंगे। फिर है सख्यागमन में किन वर्णों की संधि हुई है? अब ये भी महत्वपूर्ण है, इसके लिए भी थोड़ा डीप जाना पड़ेगा। सख्यागमन, इसमें 2 महत्वपूर्ण शब्द हैं। एक तो आगमन, उतना आपको पता है आगमन, और एक बार ना ऑप्शंस देखिए। आगमन तो आ तो एक होगा ही होगा, 4 ऑप्शंस में से चौथे विकल्प में आ है ही नहीं, अ है, इसे सबसे पहले काटिए। फिर बचते हैं 3, अ, आ और ई। जो पहला शब्द है वो क्या होगा सख्यागमन में? सख, सखा या सखी। तो अब यहाँ पे सखियागमन है, य कब बनता है? जब ई की मात्रा होती है।
और ऊ की मात्रा से व बनता है, तो अगर य है दैट मीन्स ई की मात्रा होगी, काम खत्म। सखी जगह आगमन, सखी जमा आगमन, सखे आगमन। ये तो सखा भी हो सकता था, इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो है अब आपका सी ऑप्शन है, सखी जमा आगमन। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। अब मुहावरे लोकोक्तियाँ भी हैं, सॉरी, मुहावरे लोकोक्तियों के भी फटाफट कर लीजिए, 6 हैं। दिए गए मुहावरे लोकोक्ति का सही अर्थ, और मुहावरे लोकोक्ति में मैंने आपको बताया था कोशिश यही करनी है उसे वास्तविक जीवन से थोड़ा जोड़ के देखिएगा। खाला का घर, हाँ खाला हम किसे कहते हैं, खाला जान ज़रा खीर ला दीजिए। खाला मतलब जिनके आप बहुत क्लोज होते हैं। तो दुर्गम स्थान, जहाँ जाना कठिन हो, बिल्कुल भी नहीं। मुफ्त की चीज़, ये फिर भी हो सकता है। आसान काम या गहरी दोस्ती। अब यहाँ पर जो ये जो 3 ऑप्शन है बहुत ही क्लोज हैं, लेकिन मैं बता दूँ इसका जो सही उत्तर है खाला का घर। हम जैसे कहते हैं ना, ये तुम्हारी खाला का घर नहीं है कि ऐसे कुछ भी वो कर लो, तो ये मतलब कोई आसान काम नहीं है। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन है बेसिकली सी ऑप्शन। फिर है रंगा सियार। रंगा सियार मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि तुमने तो अपने मुंह पे बस क्या कहते हैं कि एक अलग ही रंग चढ़ाया हुआ है, हो तुम कुछ और, रंग अपना कुछ और दिखा रहे हो, तो वो होते हैं मतलब कि धूर्त, मतलब नेगेटिव वे में। क्योंकि जो चतुर है, जो जैसे पहला जो शब्द है चतुर, वो पॉजिटिव वे में भी यूज हो सकता है। नेगेटिव में तो कुछ लोग करते हैं, लेकिन पॉजिटिव वे में भी यूज होता है। लेकिन जो धूर्त है, होता वो भी चतुर ही है, मतलब कि बहुत चालाक, लेकिन नेगेटिव वे में होता है। तो रंगा सियार जो है वो नेगेटिव वे में यूज होता है, तो वो चीज़ याद रखिएगा। फिर जस दुल्हा तस बनी बाराता, कि जैसा दूल्हा वैसी बारात, अर्थात जैसे खुद हो वैसे ही साथी। लेकिन एक बार बाकी ऑप्शंस देखिए, स्वामी प्रसन्न तो लाभ ही लाभ, अच्छे समय में सब माफ है, और स्थिति के अनुसार ढलना। ये भी कितने क्लोज ऑप्शंस थे, बट फिर भी इसका जो सही उत्तर है जैसे खुद वैसे साथी। और अंतिम 3 प्रश्न, ढपोर शंख। अब शंख कैसा होता है, वाइट वाइट से कलर का, बिल्कुल ठीक है ना। और ढपोर शंख का मतलब क्या हुआ, पवित्र, मूर्ख, अति सुंदर या विद्वान। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचना होगा कि काफ़ी मतलब क्लोज है, कि अति सुंदर भी हो सकता है जैसे शंख बहुत सुंदर होता है, पवित्र भी हो सकता है जैसे पूजा में बजाया जाता है। अब मूर्ख कैसे हो सकता है, या विद्वान, जैसे विद्वान ही होते हैं जैसे कि युद्ध के समय भी, या किसी को कुछ दिन की शुरुआत करनी होती है जैसे हम शंख ध्वनि से करते हैं। लेकिन इसका जो बेसिकली है ढपोर शंख, वो है मूर्ख। हम कहते हैं तुम तो मतलब कि ये ढपोर जो है वो ढोलक से बना है, जैसे थोड़ा सा कि तुम तो बिल्कुल ढोलक हो, बेवकूफ़ हो, मूर्ख हो, तो वहाँ से बना है ढपोर शंख। तो इसलिए मूर्ख इसका जो है वो सही उत्तर है। अगला है बांसों उछलना। बांसों उछलना मतलब बहुत ज़्यादा उछलना। हम कहते हैं तुम तो बड़े उछल रहे हो, तो ये उसमें में है कि जैसे बहुत ज़्यादा मतलब कि कुछ ज़्यादा ही प्रसन्न दिख रहे हो, कुछ बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे हो, तो वही है अति प्रसन्न होना। अब व्यर्थ विलाप करना या भय से गिर जाना या डींगे हाँकना क्लोज ऑप्शन था, कि तुम तो बड़ी डींगे हाँक रहे हो, लेकिन वो भी इतना नहीं, अति प्रसन्न होना। हम कहते हैं ना बहुत उछल रहे हो आजकल, तो ये चीज़ है। और खेत रहना, अब ये देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी तक हम कहते आए हैं कि जैसे मुहावरे लोकोक्ति हैं, उन्हें अपने वास्तविक जीवन से थोड़ा सा जोड़ के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा उसका सही उत्तर क्या है। लेकिन अब खेत रहना के ऑप्शंस देखिए ज़रा, मान बच जाना, वीर गति को प्राप्त होना, थोड़ा लाभ होना, या हुनर के भरोसे रहना, कि खेत रह गया। इसमें आप ए, सी और डी तीनों ऑप्शंस को ज़रूर कंसिडर करेंगे, लेकिन बी ऑप्शन को कभी चूज़ नहीं करेंगे, जबकि इसका जो सही उत्तर है वो बी ऑप्शन ही है, वीर गति को प्राप्त होना, खेत रहना। कि जैसे अगर कोई शहीद हो जाता है तो हम कहते हैं वो मेजर जनरल तो खेत रह गया, इस प्रकार से इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट था, इसलिए मैंने ये आज आपके लिए मैं लेकर आई। याद रखिएगा खेत रहना मतलब वीर गति को प्राप्त होना। चलिए, तो आज हमने, आपको पता नहीं चला होगा, लेकिन कुल मिलाकर 22 प्रश्न किए हैं, ठीक है ना। तो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है आपके लिए भी। बाकी ये आपको चेक करना है आपने कितने सही किए, कितने गलत किए। फिर ये भी देखना है कहाँ कमी रह गई, कहाँ आपको तैयारी करनी है, और कितने और अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। चलिए, तो ये सेशन अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन दबाएंगे, आप ही को लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलेंगी। तो टोटली अप टू यू, आपका जैसा भी मन हो। तो तब तक के लिए फिर हमें विदा दीजिए, मिलते हैं आपसे आगे के सेशंस में। धन्यवाद।